Am I audible? Okay. Good afternoon, everyone. तो आप सब लोगों का स्वागत है प्रीलिम्स पेपर जो यूपीएससी ने कंडक्ट किया इस साल, उसके डिस्कशन पे। हम थोड़े दिन बाद डिस्कशन कर रहे हैं। आई थिंक हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में तो काफ़ी पहले हो गया था, बट हिंदी मीडियम में थोड़े बाद हम डिस्कशन कर रहे हैं। एनीवेज, बट मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अभी देख रहे होंगे हिंदी मीडियम के इस लेक्चर को, या जो देखेंगे वो स्टूडेंट्स होंगे जो आने वाले टाइम में प्रिपेयर करने वाले हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। बिकॉज जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम अपियर किया है वो तो अब तक मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पर उन्होंने डिस्कशन देख लिया होगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा एजम्पशन गलत हो, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग, आप लोग जो हैं वो अभी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं अगले साल या उसके अगले साल। तो मेरा नाम अभिषेक कुमार है, बाय द वे। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो लूँगा मैं। तो इस बार का पेपर, जैसे फॉर एग्जांपल हर साल के पेपर की तरह यूपीएससी का जो पेपर होता है उसका अपना एक खुद का लेवल होता है, खुद का अपना एक क्लास होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन का। सारे एग्जामिनेशन से अलग होता है यूपीएससी। जैसे इस बार आप देखेंगे कि बड़े ही हट के कुछ कुछ क्वेश्चंस आए थे। जैसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, यूपीएससी पिछले 10 सालों में कोई क्वेश्चन स्पोर्ट्स से नहीं आया है। लास्ट क्वेश्चन 2010 के पहले आया होगा स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन। इस बार पहली बार 3 क्वेश्चन आई थिंक स्पोर्ट्स के थे, 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्टली स्पोर्ट्स से थे, खेल कूद से। बट वो भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे जो लोग एसएससी या बैंकिंग वगैरह जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं रट लेते हैं, उससे आंसर नहीं होगा आपका। तो वो क्वेश्चन भी इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम हमेशा ही बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हमेशा, जैसे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आप देखना, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जीव जंतुओं पे, राष्ट्रीय पार्क पे। इस बार तो इस साल लोगों को लगा फिर से कहीं आएगा, खूब पढ़ा लोगों ने, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ये देख के लगता है कि देखो यूपीएससी का अपना एक खुद का ट्रेंड होता है, वो किसी खास चीज को फॉलो नहीं करते। मोटा मोटी आपको कुछ चीज पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि पर्यावरण से हमेशा 16, 17, 18 क्वेश्चन आएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमेशा 10, 12 क्वेश्चन आएंगे। फिर हमको ये पता है कि करंट अफेयर्स के भी 17, 18 क्वेश्चन हर साल आएंगे ही आएंगे। तो इस टाइप के बेसिक चीजें आप बता सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन मैक्सिमम आने का संभावना है। ये कर पाना हमेशा मुश्किल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी देखोगे पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव था। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे कि टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया है और यूपीएससी ने पूछा है कि इनका हम किन चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर डी था। इस बार देखो यूपीएससी ने चेंज कर दिया। इस बार के क्वेश्चन पिछले साल के मुकाबले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेटर हैं, अच्छे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आसान है। क्वेश्चन का लेवल अभी भी अच्छा खासा लेवल है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी कोई आसान कहीं से भी नहीं है पेपर। ये पेपर हम मुश्किल साइड पे ही रखेंगे, और इनफैक्ट पिछले साल के मुकाबले अगर हम ओवरऑल देखें तो पॉलिटी और इकोनॉमी छोड़ के हर सेक्शन ही काफ़ी मुश्किल था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अच्छा खासा मुश्किल था। तो पहले हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से शुरू करते हैं। हमेशा स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि हमको पढ़ना तो फिर भी करंट अफेयर्स ही पढ़ेगा। जैसे हम देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन किस तरीके से करंट अफेयर से इंस्पायर्ड थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है बट फिर भी करंट अफेयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। फिर हम ये भी देखेंगे कि डायरेक्टली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। इस बार कुछ कुछ क्वेश्चन बेसिक साइंस के भी थे। बेसिक साइंस यूपीएससी कम पूछती है, मेन फोकस होता है टेक्नोलॉजी पे, प्रौद्योगिकी पे ज़्यादा फोकस होता है, विज्ञान पे कम फोकस होता है। इस बार विज्ञान के भी क्वेश्चन थे बहुत सारे। तो चलो शुरू करते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेरे पास टोटल 9 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और एनवायरमेंट के मेरे पास आई थिंक टोटल शायद 17 क्वेश्चन है। एक बार मैं देख लेता हूँ, नहीं सॉरी, एनवायरमेंट नहीं, करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स के मेरे पास टोटल 16 क्वेश्चन है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेरे पास टोटल 9 क्वेश्चन है। तो टोटल 25 क्वेश्चन मुझे लेने हैं इस क्लास में। तो शुरू करते हैं क्लास। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेरे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो जो पहला क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो सीधे क्वेश्चन नंबर 66 है। मैंने पेपर अभी यूपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड किया था।
हाँ जी। तो जो पहला क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो है क्वेश्चन नंबर 66। ये पेपर मैंने यूपीएससी के वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड करा है। ये सेक्शन ए है, तो 66 सेक्शन ए पेपर है। तो बाकी हो सकता है किसी और सेक्शन में, किसी और जो भी बी सी डी में इसका नंबर कुछ अलग हो, बट ए में इसका नंबर 66 है इस क्वेश्चन का। तो देखो ये क्वेश्चन जो है, आनुवंशिकी रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है अंडों के अंतःपात्र, जिसका मतलब होता है इन विट्रो, निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्र कणिका प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा सूत्र कणिका रोगों को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट है किसी संतान में सूत्र कणिका रोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, न कि पिता से। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी का कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं। स्टेटमेंट यही था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक टर्म जो बार बार न्यूज में आता है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, उससे आप क्या समझते हैं। और उसमें 4 स्टेटमेंट था और एक स्टेटमेंट यही था कि यह सूत्र कणिका प्रतिस्थापन में सहायता करता है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी है ये, और यही वही करेक्ट आंसर था। तो पिछली बार तो यूपीएससी ने बस खाली टर्म पूछ लिया था, खाली नाम पूछ लिया था। इस बार उसके डिटेल में चले गए हैं। इस बार उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में एक्चुअली में पूछा है कि ये है क्या, और थोड़ा एक बायोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछ लिया है। तो पहला स्टेटमेंट देखो। अब पहले स्टेटमेंट में बहुत सारे लोगों को डाउट है कि पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन पहला स्टेटमेंट एक्चुअली में सही है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जो भी ये आनुवंशिक रोग होते हैं, ये माता या पिता से जैसे जनरली हमारा जो डीएनए है, हमारा हाफ ऑफ डीएनए, हाफ ऑफ क्रोमोसोम हम अपने माँ से और हाफ ऑफ क्रोमोसोम हम अपने पिता से लेते हैं। तो अगर मान लो कोई भी माँ या पिता में कोई भी अगर जेनेटिक डिजीजेस का कैरियर हो, तो हो सकता है कि बच्चे में भी सेम आनुवंशिक रोग आ जाए, और इस तरीके से जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी आगे बढ़ते चला जाए। तो हमारा जो मैक्सिमम डीएनए होता है, देखो जो डीएनए होता है वो होता है हमारे कोशिका के केंद्रक में। हर कोशिका में केंद्रक होता है, तो कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है, मैक्सिमम डीएनए। लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट जो डीएनए का है, बहुत छोटा सा पार्ट, वो हमारे एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। मैं वापस से रिपीट करूंगा, हमारा मैक्सिमम डीएनए होता है आपका केंद्रक में, लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट ऑफ डीएनए जो होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, जैसा कि मैंने बताया कि डीएनए हमारा हाफ क्रोमोसोम फादर से, हाफ क्रोमोसोम हम मदर से लेते हैं, बट हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो हम सिर्फ और सिर्फ मदर से लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मां से आता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो यहीं पे सही हो गया, किसी संतान में सूत्र कणिका रोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, न कि पिता से। ये स्टेटमेंट सही है। इनफैक्ट इस चीज का उपयोग किया जाता है हमको, अगर मान लो अपने पूर्वजों के बारे में, मुझे अपने पूर्वजों के बारे में पता करना हो, तो हम क्या करेंगे, हमको यह पता है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो तो सिर्फ मां से आया है, बाकी डीएनए तो पिता से तो वो ट्रेस कर पाना मुश्किल है। लेकिन हमको यह पता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ और सिर्फ मां से आया है, तो एटलीस्ट मेरा जो मैट्रिनीलियल जो पूरा एक एंसेस्ट्री होगा, कौन से मेरी माँ, फिर माँ की माँ, उनकी माँ, ये पता कर पाना आसान है, और इसका इनफैक्ट उपयोग किया जाता है। तो पहली चीज हमको ये क्लियर होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ और सिर्फ मां से आता है। अब मान लो कि वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कुछ डिफेक्ट हो, किसी भी टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है कि कोई भी जीन मान लो डिफेक्टिव जीन हो, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है और जो वहां पे उस डीएनए में जो जीन है, मान लो उनमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो क्या किया जाता है ऐसे केस में कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रिप्लेस, इसको विस्थापित कर दिया जाता है किसी ऐसे औरत के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से जिनका डीएनए स्वस्थ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस चीज को बहुत बार बोला जाता है 3 पेरेंट बेबी। 3 पेरेंट बेबी मतलब एक बच्चे के 3 माता पिता हैं। तो एक तो अपने खुद के माता पिता हो गए, बायोलॉजिकल पेरेंट हो गए, परंतु मां को मान लो, अगर अगेन वापस रिपीट करूंगा, मां का माइटोकॉन्ड्रिया अगर मान लो किसी कारण से डिफेक्टिव हो, तो हम जो मां का माइटोकॉन्ड्रिया है
वो हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी हेल्दी डोनर से। कोई अगर स्वस्थ कोई और औरत हो, कोई स्वस्थ औरत हो, हम उनसे कर सकते हैं। तो 3 पेरेंट बेबी में हमेशा 2 माँ होगी, 1 पिता होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम डीएनए तो अपने खुद के माँ का होगा, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा उसको हम किसी और स्वस्थ महिला से हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि पहला स्टेटमेंट पूछ रखा है। और ये जो चीज है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये जो सूत्रकर्णिका प्रतिस्थापन है, इसको हम इन विट्रो निषेचन से पहले भी कर सकते हैं सूत्रकर्णिका, और हम बाद में भी कर सकते हैं। मतलब पहले इन द सेंस कि जो मां का एग है, अंडाणु जो है, हम उसमें भी ये चेंज कर सकते हैं, या जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के जस्ट बाद भी हम कर सकते हैं। तो दोनों चीज पॉसिबल है। हमारे पास इतने पावरफुल जीन एडिटिंग तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CRISPR-Cas9 हो गया। CRISPR-Cas9 एक बहुत बढ़िया जीन एडिटिंग तरीका है, इसका उपयोग करके ये काम किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। ये आसान क्वेश्चन देखो कहीं से नहीं था, ये मुश्किल क्वेश्चन था। आंसर विल बी बोथ 1 and 2, 1 और 2 दोनों। और जिस तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम किया हुआ है, लग ऐसे रहे कि दोनों ही गलत होगा, लेकिन दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। बॉलगार्ड 1, बॉलगार्ड 2 प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? देखो ये ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पादप जो होते हैं, ये हमेशा न्यूज में रहते हैं। आपने अभी पढ़ा होगा 2 दिन पहले आई थिंक 4-5 दिन पहले एक न्यूज था कि भारत का एक कोई चावल का कंसाइनमेंट जो है यूरोप में पकड़ा गया है कि यहाँ पे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल था इसमें, जो कि यूरोप अलाउ नहीं करता। तो ये हमेशा किसी ना किसी कारण से न्यूज में रहता है। अब देखो, ये जो जीएम क्रॉप्स होते हैं, जो जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जो फसल होते हैं, ये ना बहुत ज्यादा वाद विवाद में रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है इनको पसंद नहीं करते, अपने खुद के कारण हो सकते हैं। तो जो जीएम क्रॉप्स है, भारत इसीलिए बड़ा संभल के कदम उठाता है। तो भारत में जैसे आज तक सिर्फ एक ही जीएम क्रॉप जो है कानूनी रूप से अलाउड है। जीएम क्रॉप का पूरा देख रेख एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है जिसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और ये ट्रायल करता है कि जीएम क्रॉप कितने सुरक्षित हैं या इनका कुछ नुकसान है क्या। तो आज तक कानूनी रूप से हमने एक ही अलाउ किया है। गैर कानूनी तरीके से हो सकता है बहुत सारे होते होंगे, बट कानूनी रूप से हमने सिर्फ एक ही अलाउ किया है, वो है आपका कपास, कॉटन का खेती, जिसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन। तो जो जीएम क्रॉप में हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इसको मॉडिफाई करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी है आपका बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2। तो देखो यूपीएससी कैसे डीप में चली गई। जीएम क्रॉप हमेशा न्यूज में रहता है, हमको ये भी पता है कि जीएम कॉटन जो है वो जीएम कॉटन जो है, बीटी कॉटन जो है, वो इकलौता अलाउड फसल है। लेकिन यूपीएससी ने ये नहीं पूछा, यूपीएससी ने इसके पीछे का टेक्नोलॉजी का नाम पूछ लिया। तो आंसर यहाँ पे बी होगा, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 68। अब क्वेश्चन नंबर 68 में बहुत वाद विवाद है, बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में अलग अलग आंसर दे रखा है। हमारा आंसर देखो बहुत क्लियर है, हमारा तर्क भी बहुत क्लियर है। इसका आंसर अगर आप देखेंगे जाके, तो इसका आंसर क्या क्या लोगों ने दे रखा है। कुछ लोगों ने इसका आंसर 2 and 3 दे रखा है, कुछ लोगों ने इसका आंसर 1 and 3 दे रखा है, कुछ लोगों ने इसका आंसर 1, 2 and 3 दे रखा है। तो हर सब टाइप का आंसर मिल जाएगा। बी सी डी सब आंसर है, बी सी डी नहीं, आई थिंक ए सी डी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेशर कुकर काम कैसे करता है। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस पे बहुत ज्यादा टेंशन और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। हमको पहले ये क्वेश्चन देखो पढ़ लेते हैं। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है। 3 स्टेटमेंट है, ढक्कन में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार। ज्वाला का तापमान मतलब गैस चूल्हे पे जो हमारा बर्नर है, उस बर्नर का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, हमने हाई हीट पे कर रखा है खाने को या लो हीट पे, कम हीट पे कर रखा है, ये क्वेश्चन है।
तो देखो प्रेशर कुकर में हम खाना क्यों बनाते हैं? प्रेशर कुकर में हम खाना इसलिए बनाते हैं बिकॉज प्रेशर कुकर जो है, प्रेशर कुकर में क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है? प्रेशर कुकर का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, देखो वो तो नहीं बदलने वाला, और हम वहां पे हीट बढ़ा रहे हैं। तो जब हम हीट बढ़ाएंगे तो होगा क्या? गैस लॉ याद रखिए, गैस लॉ अगर आपने पढ़ा होगा, PV = RT, 1 मोल मैं मान रहा हूं गैस, यहां पे वैसे NRT होता है। तो होगा ये कि वॉल्यूम तो देखो कांस्टेंट है, ये आयतन जो है, कुकर का आयतन तो नहीं बदलेगा, लेकिन हम तापमान बढ़ा रहे हैं, तो तापमान बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? प्रेशर बदलेगा, प्रेशर जो है इंक्रीज होगा, दबाव बढ़ेगा। जब दबाव बढ़ेगा, जब दबाव बढ़ता है तो होता क्या है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी जिस तापमान पे बॉयल होने लगे, पानी जब ऊष्मा में बदलने लगा, सॉरी हम वेपर को क्या बोलेंगे, वाष्प में बदलने लगे, वाटर जब पानी जब गर्म होके वाटर वेपर में बनने लगे, तो ये होता है, ये नॉर्मली कितने पे होता है? नॉर्मल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो ये जो बॉइलिंग टेम्परेचर है ये भी बढ़ जाएगा। जो पानी किस टेम्परेचर पे, किस तापमान पे बॉयल होगा, ये तापमान भी बढ़ जाएगा। तो प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो करीब करीब 115-120 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। तो इसका फायदा क्या है कि आप जल्दी से खाना बना पाएंगे और खाना आपका जलेगा भी नहीं। पानी जो है अपने लिक्विड स्टेट में रह पाएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो आपका खाना जो है उससे होगा ये कि पानी से जो भी ऊष्मा है, उस ऊष्मा को अंदर का आपका खाना है उसको यूटिलाइज कर पाएगा, उपयोग कर पाएगा, खाना आपका जल्दी से बनेगा। और चूंकि प्रेशर कुकर पूरे तरीके से ढका हुआ है तो आपका जो खाने का स्वाद है वो स्वाद भी, और खाने के अंदर जो भी हम बोलते हैं ना कि खाने का अपना एक स्वाद होता है, वो स्वाद भी आपका खराब नहीं होगा और खाना आपका जलेगा भी नहीं और खाना आपका जल्दी भी बन जाएगा। तो जो मेन गेम है पूरा का पूरा वो है कि अंदर का दबाव क्या है, अंदर का दबाव कितना है। तो क्वेश्चन देखो बहुत क्लियर था, इसको लेके मैंने डिस्कशन लिया था इंग्लिश में, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हाई टेम्परेचर पे तो खाना जल्दी बन जाएगा, तो फिर तो आंसर ज्वाला का तापमान भी होना चाहिए। लेकिन आंसर जो है इसका होगा 1 और 3, इसका आंसर सी होगा, केवल 1 और 3। और उसका कारण बहुत सिंपल है कि ज्वाला का तापमान जो है, प्रेशर कुकर हमने मान लो चढ़ा दिया है, ये हमारा प्रेशर कुकर, और यहाँ पे हमने गैस यहाँ पे आग हमने देर जला रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ यहां पे हीट प्रोवाइड करेगा, ये इसको ऊष्मा प्रदान करेगा। लेकिन इसके अंदर का प्रेशर क्या है, इसके अंदर दबाव क्या है, दबाव डिपेंड करता है बल पे और एरिया पे, कि बल कितना होगा और क्षेत्रफल कितना होगा। तो ढक्कन का भार ज्यादा हो तो बल ज्यादा होगा, और ढक्कन का एरिया ज्यादा हो तो दबाव कम पड़ जाएगा। बल क्या ये जो दबाव क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा दबाव, बट जितना कम एरिया अगेन उतना ज्यादा दबाव। तो इसीलिए जो कुकर का सीटी होता है उसका एरिया बहुत कम होता है। वो धीरे धीरे जब मान लो बहुत ज्यादा गैस भर जाए तो कुकर बर्स्ट ना कर जाए, सेफ्टी के लिए कुकर जो है सीटी मारेगा, जो एक्स्ट्रा गैस है वो निकल जाएगा। तो क्वेश्चन कहीं से ये नहीं पूछा था कि खाना जल्दी से कहां बनेगा, कि कौन से कारणों पे डिपेंड करता है कि खाना जल्दी से बन जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि खाना कौन से तापमान पर बनेगा। और कौन से तापमान पर बनने का मतलब कि अंदर जो हम खाना, प्रेशर कुकर में हमेशा हम पानी यूज करके बनाते हैं खाना, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट, पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो इनमें से कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा उन फैक्टर्स पे जो कि अंदर के दबाव को निर्धारित करेंगे। और अंदर का दबाव निर्धारित होगा ढक्कन में जो स्थिति छिद्र का क्षेत्रफल है उससे, और ढक्कन का भार क्या है, हम कितना ऊष्मा दे रहे हैं उससे डिपेंड नहीं करेगा। मान लो अगर हमने फ्लेम टेम्परेचर कम कर दिया, ये भी लोगों का डाउट है, मान लो कि हमने फ्लेम का टेम्परेचर, गैस का जो बर्नर है उसको नीचे कर दिया ताकि कम होगा, ये खाना लेट से बनेगा आपका, क्योंकि हम धीरे धीरे ऊष्मा दे रहे हैं। लेकिन खाने का जो तापमान है कि अंदर किस तापमान पे बन रहा है वो तब भी सेम रहेगा, वो फिर भी 110-120 डिग्री सेंटीग्रेड डिपेंड करता है आपका किस टाइप का प्रेशर कुकर है, उसी बात पे डिपेंड करेगा।
तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि ये क्या पूछना चाहता है, और हमको भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि फिर उसके हिसाब से आंसर क्या होगा। तो आंसर यहां पे 1 और 3 होगा। वैसे हो सकता है यूपीएससी कुछ और सोच रही हो, यूपीएससी का हो सकता है अपना खुद का कुछ लॉजिक हो, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, बट मुझे जो क्वेश्चन पढ़ के लगा कि क्या पूछना चाह रही हो, उसके हिसाब से आंसर यहां पे 1 और 3 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जीवाणु, कवक, विषाणु उपर्युक्त में किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। देखो बड़ा ही ये ना क्वेश्चन मुश्किल, आसान तो नहीं बोलूंगा मैं, बट मुश्किल भी नहीं है, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूपीएससी ने पूछा है। कोविड-19 के चक्कर में देखो विषाणु बहुत सारे कारणों से न्यूज में थे, अलग अलग टाइप के विषाणु, उनके गुण। तो ये क्वेश्चन विषाणु के गुण पे है। क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम और संश्लेषित माध्यम में क्या विषाणुओं का संवर्धन हो सकता है। जीवाणु का और कवक का देखो होता है, हम जीवाणु कृत्रिम माध्यम में हम जीवाणुओं को बढ़ा सकते हैं, इनफैक्ट किया जाता है। बहुत सारे जो लैब्स हैं वो क्या करेंगे, वो जीवाणुओं को बढ़ाते हैं, संवर्धन करते हैं कृत्रिम माध्यम में। सेम कवक के साथ भी किया जा सकता है। लेकिन अगर हमको विषाणु का संवर्धन करना हो, अगर हमको विषाणुओं को लैब में इनका संवर्धन करना हो, तो हम आर्टिफिशियल मीडियम में कभी नहीं कर पाएंगे। हमको हमेशा एक सजीव पदार्थ चाहिए होगा, क्योंकि विषाणु का संवर्धन तभी होगा, विषाणु का एक सिंपल सा गुण होता है, विषाणु को ना तो सजीव मानते हैं ना तो निर्जीव मानते हैं। क्यों? क्योंकि विषाणु खुद से ये इनका डिवीजन नहीं हो सकता है, खुद से नहीं बढ़ सकते, खुद से इनका रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही इनको कोई होस्ट मिल जाए, कोई भी मेजबान मिल जाए, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे कवक हो, कुछ भी उनको कोई होस्ट चाहिए, उस होस्ट के शरीर के अंदर जाके जो सेलुलर मैकेनिज्म है, जो मेजबान का कोशिका का पूरा अपना मैकेनिज्म है, यांत्रिकी है, उस पे क्या करेंगे, इसको हाईजैक कर लेंगे और उसका उपयोग करके खुद को ये बढ़ाएंगे। तो विषाणुओं के ग्रोथ के लिए अगर मान लो हमको लैब में भी विषाणुओं का संवर्धन करना हो, तो हम आर्टिफिशियल मीडियम में नहीं कर पाएंगे। हमको हमेशा एक होस्ट चाहिए होगा, एक लिविंग बीइंग, सजीव पदार्थ चाहिए होगा। और सजीव पदार्थ जब चाहिए होगा तो हम उसके लिए कृत्रिम या संश्लेषित शब्द उपयोग नहीं करेंगे। हम लैब में बना रहे हैं, विषाणु बना रहे हैं लैब में उनका बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उनको बढ़ावा देने के लिए हमेशा हमको एक होस्ट चाहिए। वो होस्ट कोई ना कोई लिविंग बीइंग होगा, और जैसे ही कोई सजीव पदार्थ हो उसके लिए हम ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, कृत्रिम या संश्लेषित। तो आंसर यहां पे होगा केवल 1 और 2। सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। देखो अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 को वैसे तो हमने करंट अफेयर्स में क्लासिफाई किया है, पर ये क्वेश्चन चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी है तो इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसको दोबारा क्या ही रिपीट करेंगे हम, चूंकि करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक दोनों मुझे ही लेना है, तो इस क्वेश्चन को अभी ही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बाय द वे हमने इसको करंट अफेयर्स में क्यों करा है कैटेगराइज, बिकॉज हमको एक चीज बड़ा हाईलाइट करना था कि देखो ये क्वेश्चन कितना ज्यादा करंट अफेयर से इंस्पायर्ड है और यूपीएससी करंट अफेयर्स को कितना ज्यादा सीरियसली लेती है क्वेश्चन बनाते वक्त। क्वेश्चन है अडीनो वायरस और रोटा वायरस पे। तो देखो वायरस न्यूज में थे, सबको पता, कोविड-19 के कारण वायरस न्यूज में थे, वायरस के प्रकार, कैसे इनसे निपटारा करना है, 50 कारणों से वायरस न्यूज में थे। लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इस क्वेश्चन ने पूछ लिया अडीनो वायरस पे। वायरस का एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं अडीनो वायरस, एक और प्रकार होता है जिसको बोलते हैं रोटा वायरस। क्यों पूछा यूपीएससी ने अडीनो वायरस के बारे में? तो अडीनो वायरस देखो बहुत ज्यादा न्यूज में थे और हम सब ने अडीनो वायरस का उपयोग किया है अभी करीब करीब। जिन्होंने भी कोविशील्ड का वैक्सीन लिया है, अगर आपने कोविशील्ड का वैक्सीन लिया है तो जो कोविशील्ड का वैक्सीन है वो अडीनो वायरस से बना हुआ है। कोविशील्ड का वैक्सीन एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जहां पे तो कोविशील्ड में हमने क्या करा है, अडीनो वायरस जो है उसको थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, थोड़ा जेनेटिक चेंज किया है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा हमने चेंज किया है ताकि उसका स्ट्रक्चर कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर जैसा हो जाए। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है?
कोरोना वायरस के चारों तरफ ये स्पाइक प्रोटीन्स हैं। आपने देखा होगा कोरोना वायरस के चारों तरफ ये कांटों की तरह निकले हुए ये प्रोटीन्स हैं। तो हमने क्या करा है, एडिनो वायरस को थोड़ा चेंज किया है ताकि उनमें भी ये स्पाइक प्रोटीन, हमने इस तरीके से एडिनो वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई किया है ताकि उनमें भी ये स्पाइक प्रोटीन हो, और फिर उसको कमजोर करके हमने कोविशील्ड वैक्सीन बनाया है। इनफैक्ट स्पुतनिक 5 वैक्सीन में भी हमने एडिनो वायरस यूज किया है। तो एडिनो वायरस इस कारण से न्यूज में थे, और यूपीएससी ने एडिनो वायरस पे देखो क्वेश्चन पूछ लिया। और मान लो अगर आपको रोटा वायरस के बारे में उतना नहीं भी पता होता, खाली एडिनो वायरस के बारे में पता होता, फिर भी ये क्वेश्चन हो जाता। एडिनो वायरस में एकल तंतु डीएनए जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरस में द्वितंतु डीएनए जीनोम होते हैं। बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। एडिनो वायरस में एकल तंतु नहीं, सिंगल आरएनए, रोटा वायरस डबल आरएनए, डीएनए नहीं होता, आरएनए, ये आरएनए वायरस है। तो पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। यह सही बात है। एड्स जो है वो रेट्रोवायरस के कारण होता है, रेट्रोवायरस बहुत खतरनाक होते हैं। एडिनो वायरस के कारण कभी कभी सामान्य जुकाम होता है बहुत बार, और ये चीजें जो है बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में कवर्ड थी। जब कोविशील्ड वैक्सीन नया नया आया था, अप्रूव हुआ था भारत में, तो कोविशील्ड किस चीज का बना है, ये टीका का बैकग्राउंड क्या है, सारी चीजें न्यूज़पेपर्स में कवर्ड थी। तो एक क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, लेकिन ये इतना ज्यादा करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड है, और करंट अफेयर्स में भी यूपीएससी थोड़ा डीप में चली गई है, और जिसके कारण हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आंसर यहां पे होगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, जल किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि। ये देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, जिसका अभी थोड़ा सा बेसिक साइंस क्लियर है। हम हाइड्रोजन, अगर हम पानी का स्ट्रक्चर देखें, पानी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का, यहां पे है क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा बल से खींच के रखेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पे एक थोड़ा सा छोटा सा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये एक तरीके का एक द्विध्रुवीय मॉलिक्यूल बन गया, बाइपोलर मॉलिक्यूल बन गया। और जितने भी फिर पोलर सब्सटेंसेस होंगे, जहां पे भी कोई भी पोलर सब्सटेंस हो, और बहुत मैक्सिमम चीजें देखो पोलर होती हैं, ध्रुवीय होती हैं, मैक्सिमम चीजें जो हैं बाइपोलर होती हैं, तो पानी उनको आराम से घुला सकता है। जैसे नमक को देख लो, नमक ऐसे सोडियम क्लोराइड कितना पावरफुल बॉन्ड है, लेकिन जो पानी है उसको आराम से घुला सकता है। जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ थोड़ा एक छोटा सा बॉन्ड बना लेगा, जो क्लोराइड है वो हाइड्रोजन के साथ छोटा सा बॉन्ड बना लेगा, और करके वो घुल जाएगा पानी के अंदर। तो मैक्सिमम चीजें पानी के अंदर घुल जाती हैं, क्यों? क्योंकि पानी एक, इसका जो प्रकृति है वो द्विध्रुवीय है। आंसर होगा यहाँ पे ए। बड़ा ही बढ़िया, और ये एक सिंपल क्वेश्चन था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, ये थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है, थोड़ा सा नहीं, ये काफी मुश्किल प्रश्न है। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरीके से भिन्न होती हैं? लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी बत्तियां। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। थर्ड, सोडियम बत्ती की दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होती है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड स्टेटमेंट क्लियरली गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। एलईडी लाइट जो है, एलईडी का लाइट सबसे ज्यादा लाइफ टाइम होता है, एलईडी सबसे ज्यादा टाइम तक चलता है। इनफैक्ट सोडियम लाइट के मुकाबले एलईडी जो है 2 गुना 3 गुना टाइम तक ज्यादा चलता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो हमने 2 एलिमिनेट कर दिया, हमने 2 एलिमिनेट कर दिया। जैसे ही हमने 2 एलिमिनेट किया, हमको ये पता है कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखो थोड़ा मुश्किल स्टेटमेंट था, ये आसान स्टेटमेंट नहीं था।
लेकिन जैसे ही हमने 2 एलिमिनेट किया हमको पता चल गया कि थर्ड स्टेटमेंट सही है। अब हमको फर्स्ट के बारे में जानना है कि फर्स्ट सही है या नहीं। वैसे थर्ड स्टेटमेंट सही है, मैं ये भी बता देता हूँ, एलईडी लाइट अलग अलग कलर का हो सकता है। एलईडी लाइट हरा, ब्लू, अलग अलग कलर का हो सकता है, लाल। लेकिन जो सोडियम लाइट है वो येलो लाइट होता है, और सोडियम लाइट सिर्फ और सिर्फ 2 वेवलेंथ का बना होता है, 2 तरंग दैर्घ्य का। और वो दोनों तरंग दैर्घ्य इतने आसपास होते हैं, उनमें डिफरेंस आई थिंक 4-5 एंगस्ट्रॉम का है, कि हम उनको मान सकते हैं कि वो मोनोक्रोमैटिक है, मतलब एक ही लाइट है, वो एक ही तरंग दैर्घ्य है। इसीलिए क्वेश्चन देखो क्या बोला है, स्टेटमेंट भी देखो, लगभग दे रखा है, लगभग एक वर्णी होता है। अगर ये बोले कि बिल्कुल एक वर्णी होता है तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। बिल्कुल एक वर्णी नहीं होता, यहां पे 2 वेवलेंथ्स होते हैं। λ1 मान लो, एक को λ1 मानते हैं, दूसरे को λ2 मानते हैं, तो एक्चुअली में 2 वेवलेंथ होते हैं। लेकिन इन दोनों वेवलेंथ के बीच का अंतर इतना कम है कि हम इन दोनों को मान सकते हैं कि ये दोनों मान लो कोई लैम्डा है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं कि ये एक वर्णी या मोनोक्रोमैटिक। एलईडी जो है आपको हर टाइप का एलईडी मिल जाएगा, लाल, ब्लू, हरा, नीला, जो भी कलर चाहिए आपको मिल जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट तो क्लियरली सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। जो एलईडी लाइट होगा, अगर आपने एलईडी लाइट देखा होगा, वो सिर्फ 180 डिग्री पे काम करता है, मतलब वो लाइट डायरेक्शनल होता है, एक दिशा में लाइट जाएगा। जो नॉर्मल बल्ब होगा, जैसे एलईडी, जो सोडियम लाइट होगा, सोडियम बत्ती जो है चारों दिशाओं में, हर दिशा में 360 डिग्री में अपने लाइट को 360 डिग्री प्रकाशित करेगा। तो इसीलिए एलईडी लाइट का इंटेंसिटी भी ज्यादा होता है, इसकी जो तीव्रता है वो ज्यादा होती है, बिकॉज सेम पावर लेकिन कम एरिया को अगर टैकल कर रहा हो तो उसकी तीव्रता भी ज्यादा होती है। तो एलईडी लाइट हमेशा ज्यादा ब्राइट लगता है, तो उसका कारण है क्योंकि ये 180 डिग्री पे प्रकाशित करती है, और जो सोडियम लाइट है वो 360 डिग्री पे प्रकाशित करेगा। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, आंसर यहाँ पे 1 और 3 सी होगा। बट ये देखो, ये कहीं से भी आसान क्वेश्चन नहीं था, ये मुश्किल प्रश्न था। तिहत्तर, देखो कोविड-19 से इंस्पायर्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ACE2 ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? अब ये चीज़ 2020 में खूब न्यूज़ में थी, जब कोरोना वायरस का संक्रमण पहली बार शुरू हुआ था और कोरोना वायरस के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पे कोरोना वायरस इतना ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस कैसे है, ये इतना तेज़ी से कैसे फैल रहा है, तो उसमें हमको पता चला था कि ये जो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, मैं वापस से बनाऊंगा ये इसका स्ट्रक्चर, ये कोरोना वायरस का ये जो स्पाइक प्रोटीन है, हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाओं में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ACE2। वो एंजाइम का स्ट्रक्चर ऐसे है, उसकी संरचना ऐसे है कि वो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को आराम से अट्रैक्ट कर लेता है। ये आराम से इसके द्वारा, इसके जरिए ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे शरीर में अंदर चले जाएगा। तो ACE2 न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज ACE2 जो एंजाइम है ये इस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से, इस प्रोटीन से बड़े जल्दी इसको मदद करते हुए, वायरस को मदद करते हुए इन्फेक्शन में एक्चुअली हेल्प करता है, सहायता करता है। तो आंसर यहाँ पे डी है, विषाणु जनित रोगों का प्रसार। अब ये इस साल उतना ज़्यादा लोगों ने नहीं पढ़ा था। इस साल क्यों नहीं पढ़ा था? बिकॉज इस साल देखो लोग वैक्सीन पे पढ़ रहे थे, अलग अलग टाइप के वैक्सीन के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले साल लोगों ने खूब पढ़ा था ACE2 के बारे में, कि कोरोना वायरस का कैसे प्रसार हुआ है, कैसे फैल रहा है। ठीक है, तो आंसर यहां पे डी होगा। चौहत्तर 75 ये दोनों ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बिसफेनॉल ए जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? तो देखो, बिसफेनॉल ए एक हार्मफुल सब्सटेंस है। अगर हम इसका लंबे अवधि तक, अगर मान लो बिसफेनॉल ए अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका काफ़ी सारा स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव है। तो बिसफेनॉल ए जो है जनरली हम यूज़ करते हैं पॉलीकार्बोनेट्स में। सिंगल, ये निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन में नहीं बनता, ये पॉलीकार्बोनेट में बनता है। ऐसे पॉलीकार्बोनेट कहाँ पे उपयोग होते हैं? बहुत बार जो हम
फूड सब्सटेंसेस हैं, आपने देखा होगा कुछ कुछ खाने का जो सामान पैक होता है, उस खाने के सामान पैक में बिसफेनॉल ए का उपयोग किया जाता है। वो क्या करता है कि ये जो पूरा बिसफेनॉल ए का फ़ायदा ये होता है कि ये जो भी खाना पैक, जो प्रोसेस्ड फूड पैक होता है, उसका ना अवधि बढ़ा देता है, उसका सेल्फ लाइफ वो बढ़ा देता है। लेकिन यही है कि अगर ये रिस्क के किसी भी तरीके से खाने का पार्ट बन जाए, अगर आप उसको खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और लंबे टाइम तक अगर आप कंज्यूम करते हैं तो स्वास्थ्य पे काफ़ी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो देखो ये 74 और 75 दोनों ही मुश्किल क्वेश्चन थे। मुश्किल इसलिए थे 74 बिसफेनॉल ए कि मान लो बिसफेनॉल ए के बारे में अगर आपने पढ़ा भी है तो आपने ये पढ़ा होगा कि इसका बहुत तरह के प्लास्टिक में उपयोग किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में चला गया कि किस टाइप के प्लास्टिक में। आपने अगर खाली प्लास्टिक पढ़ा है तब तो आंसर नहीं बनेगा आपका, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइप के प्लास्टिक में। सिमिलरली अगला क्वेश्चन जो ट्राइक्लोसान है, ट्राइक्लोशन न्यूज में था बहुत ज्यादा, ये कवर्ड भी था बिकॉज ट्राइक्लोशन का उपयोग किया जाता है इसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए। ये बैक्टीरिया को फैलने नहीं देता। ट्राइक्लोसान अगर आप यूज करते हैं तो जो जीवाणु हैं वो फैलेंगे नहीं, और जिसके कारण इसका बहुत जगहों पे उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जो ऑप्शन दे रखे हैं यहां पे करेक्ट आंसर होगा प्रसाधन सामग्री। प्रसाधन सामग्रियों में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है ट्राइक्लोसान का, टॉयलेटरीज जिनको बोलते हैं, टॉयलेटरीज, ताकि ये सुरक्षित रहें। तो प्रसाधन सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए हम ट्राइक्लोसान का यूज करते हैं, जिसका जो जाना जाता है अपने एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इसको आप लंबे टाइम तक, ट्राइक्लोसान अगर आप अगेन संपर्क में हो तो आपके मेरुदंड वगैरह को प्रभावित कर सकता है, जो कि काफी हार्मफुल है। और इसीलिए अमेरिका में इस सब्सटेंस को धीरे धीरे बैन किया जा रहा है। भारत में इस पर बात नहीं हो रही है, लेकिन अमेरिका में इस सब्सटेंस को, इस पदार्थ को धीरे धीरे बैन किया जा रहा है। और एक लास्ट क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करते हैं, उसके बाद हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? अब ये भी देखो बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन था, बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये। बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। हम सब पढ़ते हैं कि लाइट ईयर जो खगोलीय प्रकाश वर्ष है, ये दूरी का इकाई है, सबने पढ़ा होगा। लंबी दूरियों को मेजर करने के लिए जब हम खगोलीय दूरियां, ग्रहों के बीच में, तारों के बीच में, इस टाइप की दूरी जब हम बात करते हैं तो हम प्रकाश वर्ष में करते हैं कि लाइट एक साल में जितना दूर चले जाए हम उस डिस्टेंस को यूज करते हैं खगोलीय दूरी के लिए। बट क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये है। तो देखो हम एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हैं। तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती, ये तो गलत बात है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। हमको पता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, और यूनिवर्स जैसे जैसे एक्सपैंड हो रहा है हमको पता है कि तारों और ग्रहों, जो भी गैलेक्सीज हैं, वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है, इसका प्रकाश से कोई लेना देना तो है नहीं। थर्ड स्टेटमेंट, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, ये खुद में ही गलत स्टेटमेंट है। ये जरूरी नहीं है सच हो, क्योंकि प्रकाश जो है, अगर मान लो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट हो, बहुत ही भारी चीज हो, अगर जैसे मान लो कोई गैलेक्सी हो गया, तो लाइट बेंड करता है, लाइट भी बेंड करता है। आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो ये बताता है कि इवन लाइट जो है बेंड करेगा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही नहीं है। तो आंसर जो है डी है, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। सदैव एक समान होती है स्पेस में, अंतरिक्ष में, वैक्यूम में। प्रकाश की गति ऑफ कोर्स चेंज होगी पानी में, या कोई भी अगर किसी चीज का अगर कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, पानी में, ग्लास में। बट पानी में या ग्लास में से हमको क्या फर्क पड़ता है? पानी, ग्लास, ये सब चीजें धरती पे हैं। जब हम बात कर रहे हैं खगोलीय दूरियों की, प्लैनेट्स के बीच में, ग्रहों के बीच में, तारों के बीच में, तो वहां पे हम बात कर रहे हैं वैक्यूम की, निर्वात की, स्पेस की बात कर रहे हैं। कोई मीडियम तो है नहीं वहां पे, कोई मीडियम नहीं है, तो वहां पे लाइट का वेलोसिटी जो है सेम रहेगा। तो आंसर जो होगा यहाँ पे डी होगा, प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है। बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो जो पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो हमने कैटेगराइज किया हुआ है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस पेपर का।
चलो अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको हम इकोनॉमिक्स में भी कैटेगराइज कर सकते थे, ये इकोनॉमी में भी आराम से कैटेगराइज हो सकता था, बट ये अगेन करंट अफेयर्स में इसलिए कैटेगराइज किया है बिकॉज ये न्यूज़ में था ही करंट अफेयर्स में। कोविड-19 के बाद बहुत सारे लोगों का जॉब गया, बहुत सारे लोग, कॉन्ट्रैक्ट लेबर काफ़ी बढ़ गया है, ये जो अनियत मजदूर हैं इनकी संख्या बढ़ते जा रही है, तो इनके अधिकारों को लेके सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लेके आई जिसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के अधिकारी हैं। सभी अनियत मजदूरी नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था पहले स्टेटमेंट के लिए कि हर कोई भी अनियत मजदूर हो वो हकदार है भविष्य निधि का, प्रोविडेंट फंड का। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है, और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये हमारा गवर्नमेंट कोड लेके आई, एक पूरा गवर्नमेंट एक नियम लेके आई ऐसे मजदूरों के लिए। थर्ड स्टेटमेंट उसका पार्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर यहां पे डी होगा, केवल 1, 2 और 3। तो आसान क्वेश्चन नहीं है, अगर नहीं पता है तो अटेम्प्ट नहीं भी कर सकते, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल करंट अफेयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स में खूब ज्यादा कवर्ड था जिसके कारण यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सोलर क्वेश्चन जो है इसको हम पर्यावरण में भी कर सकते थे कैटेगराइज। निम्नलिखित में किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध कराती है? आंसर यहां पे है ए। ये क्वेश्चन में कोई गेस करना देखो मुश्किल है, ऐसे प्रश्न जहां पे कोई लॉजिक तो है नहीं। ये एक यूपीएससी ने टर्म पूछ लिया, ये फैक्ट है, अगर आपको फैक्ट पता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं पता है तो मत करो। और ये ऐसा फैक्ट है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कवर्ड भी नहीं था। ये न्यूज़ में कवर्ड था, इंडिया में हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जनरली कैंडिडेट्स पढ़ते हैं, उनमें तो कवर्ड नहीं था ये। तो R2 कोड ऑफ R2 का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। तो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनको हम फेंक देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में हमको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हम एक्चुअली प्राप्त कर सकते हैं जिनका पुनर्उपयोग हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पुनर्चक्रण में काफ़ी मददगार हो सकते हैं, जो कि हो नहीं रहा है। जैसे भारत में तो स्पेशली नहीं हो रहा, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रिसाइकलिंग पे बहुत कम फोकस है। तो ये जो R2 व्यवहार संहिता है ये पूरा यूएस में बहुत फेमस है, अमेरिका में बहुत फेमस है। बहुत सारी इनका प्रॉपर अपना एक प्रोटोकॉल है कि कोई भी संगठन अगर इन प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है तो इसका मतलब कि वो पर्यावरण ये इलेक्ट्रॉनिक या पुनर्चक्रण को में मदद कर रही है, और उस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो पर्यावरण में भी मदद कर रही है। तो आंसर यहाँ पे होगा ए। थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे फॉर एग्जांपल रामसार कन्वेंशन देखो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन भी हमको पता ही है, ये भी न्यूज़ में नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा अगर आप एलिमिनेट करना चाहो तो कर तो सकते थे, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि ये मुश्किल प्रश्न ही था, और ऐसे मुश्किल प्रश्न को नहीं अटेम्प्ट करें जिसमें कोई लॉजिक नहीं हो, बिल्कुल ही फैक्ट हो, और आपको फैक्ट नहीं पता तो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये शायद पेपर का सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होगा। ब्लू कार्बन क्या है? नहीं है, पहला ही आंसर है, ऑलरेडी टिक मरा हुआ है। महासागरीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन। कार्बन हमको पता है कि कार्बन जो है रिलीज होता है और कार्बन स्टोर भी होता है। तो कार्बन स्टोर कहाँ पे होता है? कार्बन बहुत सारे जगहों पे स्टोर हो सकता है। कार्बन मिट्टी में स्टोर हो सकता है, कार्बन बर्फ में स्टोर हो सकता है, बट मैक्सिमम कार्बन जो हम रिलीज करते हैं, उत्पन्न करते हैं, मैक्सिमम कार्बन स्टोर होता है महासागरों में जाके। तो इस पूरे प्रोसेस को जो कार्बन का स्टोरेज है, कार्बन का जो संग्रहण है, उसको हम बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्टरेशन।
तो जो कार्बन महासागर में जाके स्टोर हुआ है उसको हम बोलते हैं ब्लू कार्बन। तो आंसर यहां पे ए होगा। ये सब आई थिंक पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन वैसे हम अगेन एंशियंट हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में आराम से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको करंट अफेयर्स में कैटेगराइज किया है। और करंट अफेयर्स में इसलिए कैटेगराइज किया है बिकॉज ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही आंसर होगा। कोई भी मिडिवल हिस्ट्री का बुक, कोई भी तो नहीं बोल सकता हूं मैं, बट जितने भी पॉपुलर किताबें हैं जो भी हम पढ़ते हैं जनरली, मान लो अगर आप इरफान हबीब भी पढ़ लो, रोमिला थापर भी पढ़ लो, उपेंद्र सिंह की किताब पढ़ लो, आपको सेंट जेवियर्स के बारे में इतना डिटेल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने हिंदू पढ़ा होता तो मिल गया होता, पीआईबी पढ़ा होता तो मिल गया होता। ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज सेंट जेवियर का जो गिरजाघर है, सेंट जेवियर का जो पूरा कैस, जो जहाँ पे उनका बॉडी, जो शरीर है, मृत शरीर अभी भी वो रखा गया है, तो उसके पूरे पुनरुद्धार के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ काम शुरू किया था, जिसके कारण ये न्यूज में था। तो न्यूज में देखो सिंपल है, न्यूज में था ये। न्यूज में क्यों था? बिकॉज एएसआई ने एक पूरा वहाँ पे थोड़ा बहुत मरम्मत जो भी उनको करना था, कुछ काम करना था उनको, उसके चक्कर में सेंट जेवियर्स का जहाँ पे शरीर रखा हुआ है उसके पुनरुद्धार के लिए, वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ कुछ कदम उठाए थे, जिसके कारण ये चीज़ न्यूज़ में था। और सेंट जेवियर्स जिसके कारण न्यूज़ में थे। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में एक थे, बिल्कुल सही बात है। इनका मेन मकसद था भारत में क्रिश्चियनिटी को फैलाना। जो पुर्तगाल का किंग था उनसे इनको पैट्रोनाज मिलता था और वो भारत में इसी मकसद के लिए आए थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरिजाघर है। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू है, ये पार्ट ट्रू है, लेकिन ये पार्ट गलत है। इनकी मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी। सेंट जेवियर की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में, आई थिंक शायद वो जब 38-39 साल के थे तभी उनकी मृत्यु चाइना के किसी द्वीप में, किसी आइलैंड पे हो गई थी। वहां से उनके शरीर को वापस भारत में लेके आया गया और फिर उनके नाम पे एक गिरिजाघर वहां पे समर्पित है। तो सेकंड स्टेटमेंट देखो गलत है, इनकी मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। आंसर होगा 1 और 3। सेकंड अगर किसी को पता हो एलिमिनेट करेगा, आंसर लेके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 भी हमने देखो करंट अफेयर्स में कवर किया है। ऑल दो क्वेश्चन आराम से हम कैटेगराइज कर सकते थे इसको एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में, लेकिन हमने क्यों करा है करंट अफेयर्स में? बिकॉज अगेन प्राचीन भारत की कोई भी जो बेसिक किताबें हम पढ़ते हैं उससे आपका आंसर नहीं होगा। अगर आपने हिंदू पढ़ा होता, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को अगर आप फॉलो कर रहे होते, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, पिछले साल के आई थिंक इसी साल आया था, औरतों के अधिकार, औरतों के जमीन के अधिकार पे, राइट टू प्रॉपर्टी पे, कि जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, माँ बाप का जो प्रॉपर्टी होता है वो जनरली पुत्रों को जाता है, बेटों को जाता है। तो जो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाएगा, जो भारत में कानून है, वो कानून अभी भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है इन दो सिस्टम से, जिनका नाम है मिताक्षरा और दयाभाग सिस्टम। तो ये एंशियंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत में इनका उपयोग होता था, मिताक्षरा और दयाभाग सिस्टम का, और ये आज तक हमारे जो कानून है काफी सारा इंस्पिरेशन इस सिस्टम से लिया हुआ है। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत चेंजेस हैं लेकिन लिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली औरतों के अधिकार पे बोला कि जो भी हमारा सिस्टम है उसके अंतर्गत औरतों को भी प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी है, माँ बाप के प्रॉपर्टी पे उनका हक है जन्म से ही। तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दयाभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। ये स्टेटमेंट गलत है। मिताक्षरा और दयाभाग दोनों ही ऊंची जातियों के लिए था, अलग अलग क्षेत्र में था। दयाभाग सिस्टम मेरे हिसाब से पूर्वोत्तर भारत में बहुत पॉपुलर था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बाकी जो पार्ट था वहां पे आपका मिताक्षरा सिस्टम काफी फेमस था। हाँ, दयाभाग सिस्टम पूर्वोत्तर भारत में काफी पॉपुलर था। मिताक्षरा सिस्टम बाकी काफी सारे भारत के बाकी पार्ट्स में
काफी फेमस था। सेकंड, तो फर्स्ट गलत है, फर्स्ट हमने गलत है तो ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया। स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी हमने हटा दिया, तो हमको अब पता है कि या तो 2 सही है ना तो 3 सही है। अब दोनों को पढ़ लेते हैं एक बार। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दयाभाग व्यवस्था में पिता के मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। यह सबसे एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। यही दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस मिताक्षरा और दयाभाग सिस्टम में यही है कि मिताक्षरा सिस्टम में जब पिता जीवित हो तब भी पुत्र अधिकार पे दावा कर सकते हैं, जबकि दयाभाग सिस्टम में मरणोपरांत ही आप ये काम कर सकते हैं। थर्ड, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दयाभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंध पर मामलों पर विचार करती है। अब ये भी स्टेटमेंट देखो गलत है। तो मिताक्षरा और दयाभाग सिस्टम दोनों ही बात करते हैं सक्सेशन पे, लेकिन मिताक्षरा सिस्टम में औरतों को बहुत कम अधिकार है और जो दयाभाग सिस्टम है उसमें औरतों को थोड़ा सा अधिकार है। अगेन, इक्वल अधिकार कहीं पे नहीं है, बराबर ना मिताक्षरा में है ना दयाभाग सिस्टम में है, लेकिन मिताक्षरा में बहुत कम है, दयाभाग में थोड़ा सा अधिकार है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, आंसर यहां पे केवल 2 होगा। तो बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। इनफैक्ट आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। और बाय द वे, जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे ये भी पता है कि एग्जाम के बाद में ये बोल देना आसान है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए ये करना मुश्किल है, बट फिर भी अगर आप सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बात हो रही है प्रॉपर्टी राइट की। तो मिताक्षरा दयाभाग सिस्टम का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट आप एलिमिनेट कर दोगे, ऊंची जाति नीची जाति जो है यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने फर्स्ट एलिमिनेट कर दिया तो हमको सेकेंड और थर्ड में चुनना है। सेकेंड और थर्ड में अगर चुनना हो तो थर्ड को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है, सेकेंड ज्यादा लॉजिकल लग रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, पढ़ के लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, बट एक्चुअली ये इजी तो तब भी नहीं बोलूंगा मैं, बट ये आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। अब इसमें देखो 2 स्टेटमेंट है। पहले तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, और दूसरा हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये डिक्लेयर यूनिसेफ ने किया है। दोनों में अगर कोई भी एक गलत है तो स्टेटमेंट गलत है। तो ये पार्ट तो देखो सही है 21 फरवरी, लेकिन ये पार्ट क्यों सही होगा? यूनिसेफ देखो क्या काम करता है, यूनिसेफ काम करता है बच्चों के लिए। अब यूएन के अंदर ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को काम करता है कल्चर पे, लैंग्वेज पे। तो अगर मान लो ये डिक्लेयर करना भी हो, किसी दिन को अगर मान लो घोषित करना भी हो मातृभाषा दिवस, तो यूनिसेफ क्यों करेगी ये काम? ये काम यूनेस्को करेगी। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, इनफैक्ट 21 फरवरी को डिक्लेयर इसलिए किया गया है बिकॉज बंगाल जो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उन्होंने पूरा एक प्रतिरोध, एक पूरा आंदोलन शुरू किया था उर्दू के इम्पोजिशन पे। तो हुआ ये था कि पाकिस्तान जब बना था तब तो बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। तो उस टाइम पे ऐसा था कि संविधान सभा में यह मांग की गई थी कि जो बांग्ला है इसको भी राष्ट्रभाषाओं में सम्मिलित किया जाए, बट इस मांग को अनदेखा कर दिया गया था। जो पाकिस्तान के जो फॉरफादर्स थे इन्होंने इस मांग को अनदेखा कर दिया गया था। उनको लगा कि पूरे देश को अगर एकीकृत करना है तो एक उर्दू भाषा होनी चाहिए, और जिसके अगेंस्ट पूरा आंदोलन शुरू हुआ 1954-55 के आसपास, और इस फाइनली 1971 तक आते आते बांग्लादेश को आज़ादी भी मिल गई। तो सेकेंड स्टेटमेंट देखो ये तो सही लग रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं बोला गया है कि हाँ इसको राष्ट्रभाषा में सम्मिलित कर लिया गया था। स्टेटमेंट बहुत सिंपल है कि एक मांग रखी गई थी। तो मांग तो देखो रख ही सकते हैं ना, संविधान सभा में मांग तो रख ही सकते हैं, और गिवन द फैक्ट कि उस टाइम बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, तो ये तो लॉजिकल लग रहा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे ट्रू सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 तो हमने कर लिया ऑलरेडी, एडिनो वायरस रेट्रोवायरस वाला।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73। 73 भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 82। अब देखो 82 क्वेश्चन को भी हम पॉलिटी में कर सकते हैं कैटेगराइज, बट ये क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स में करा है, बिकॉज ये बताने के लिए कि देखो करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म है न्यायिक हिरासत, ये इतनी बार न्यूज में आता है, जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी। सिमिलरली अगला क्वेश्चन भी देखेंगे हम, परोल पे क्वेश्चन है, इतनी बार न्यूज में आता है ये न्यायिक हिरासत, लेकिन उसके बारे में हम जाके देखते नहीं है कि जुडिशियल कस्टडी पुलिस कस्टडी से कैसे अलग है। तो देखो सिंपल चीज है, पुलिस कस्टडी में आप पुलिस थाने जेल में रहते हैं, पुलिस आपसे पूछताछ करती है। जुडिशियल कस्टडी में आप पुलिस थाने के जेल में नहीं रहते, आप जो सेंट्रल जेल होता है वहां चले जाते हैं, वहां पे पुलिस आपसे पूछताछ नहीं कर सकती बिना परमिशन के। तो यही स्टेटमेंट है। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट के हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। ये बिल्कुल ही गलत है, पुलिस स्टेशन के हवालात में नहीं रखते, बिकॉज जैसे ही जुडिशियल कस्टडी में चला गया इसका मतलब यही कि पुलिस उस पर कुछ भी प्रेशर ना बना पाए, तो उसको हम पुलिस स्टेशन के हवालात में नहीं रखते, हम उसको जेल में रखते हैं। जो पुलिस कस्टडी होता है वहां पे हम रखते हैं पुलिस स्टेशन के हवालात में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट जो है सही है। तो आंसर होगा 2 होगा। और सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ के लॉजिकल लग भी रहा है। तो देखो कोई चीज हम पढ़ते बार बार है, लेकिन हमारे अंदर उत्सुकता नहीं होती है कि हम जाके उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें। और यूपीएससी को ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो कि उत्सुक हों, जिनके अंदर हो उत्सुकता, जो चीज़ों के बारे में जाके थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और तभी आपका पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपके क्वेश्चंस भी सही होंगे। अगला क्वेश्चन भी देख लो, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे करंट अफेयर्स में हमने इसलिए किया था बिकॉज ये बहुत ज़्यादा था। लक्ष्मीकांत पढ़ के तो कहीं नहीं होगा, ये अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है तभी आपका आंसर होगा ये। और करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद थोड़ा खुद से रिसर्च किया है कि अगर आपने वर्ड परोल पढ़ा हो, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को परोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। पहला स्टेटमेंट, कैदी को परोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो परोल होता यह है कि मान लो कैदी अगर बढ़िया बिहेवियर कर रहा हो, बढ़िया बर्ताव कर रहा हो, कैदी ने कोई मान लो कुछ बताया, कोई कारण बताया कि ये कारण है, तो उसके अंतर्गत हो सकता है इसकी सजा वगैरह को हम कम करके हम छोड़ सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, परोल मिल सकता है। लेकिन परोल कभी भी, परोल पार्ट है हमारे रिफॉर्मेटिव जस्टिस का, कि हम मानते हैं कि जो न्याय है वो न्याय जो मौका दे ताकि लोग खुद को सुधार सकें, लेकिन यह इसको अधिकार की तरह आप नहीं ट्रीट कर सकते। आप भले कितना भी लॉजिक दे दें, जो जेल अधिकारी है, जो अथॉरिटीज हैं, उन पे निर्भर करता है कि वो डिसाइड करेंगे कि आपको परोल मिले या ना मिले। ये आपका अधिकार कहीं से नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो जेल है, जेल एज अ टॉपिक राज्य सूची का पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, शेड्यूल 7 के अंतर्गत। तो जो जेल से रिलेटेड और जो परोल से रिलेटेड जो भी नियम है वो राज्य सरकार अपना खुद का अपना नियम कानून बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे केवल 2 होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट के 5 क्वेश्चन। 96 से शुरुआत करते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही नहीं पूछा है, देखो ये भी बहुत जरूरी है, पूछा है कि कौन से सही नहीं है। भारत रत्न पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियां, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो आराम से सबने कर लिया होगा कि देखो ये स्टेटमेंट तो गलत है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन तो इनफैक्ट अलाउ नहीं करता, जो हमारा संविधान और आर्टिकल 80 वो तो अलाउ नहीं करता
कि आप इसको एज अ उपाधि डिक्लेयर नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा संविधान बराबरी के अधिकार में विश्वास रखता है। तो इसीलिए इस टाइप के टाइटल्स जो हैं, जो टाइटल्स थे वो अंग्रेजों के टाइम था, सर, नाइट लगा दिया तो सर लिखेंगे उसके सामने, ये सब चीज़ आप नहीं कर सकते। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, तो ये तो सबने कर लिया होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब आंसर बी तो कभी नहीं होगा, बिकॉज पूछा भी है कि गलत कौन सा है, कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है। तो आंसर या तो ए है, ना तो सी है, ना तो डी है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। वर्ष 1954 के प्रारंभ में किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। अब ये देखो, ये बहुत ही मुश्किल स्टेटमेंट है, ये बहुत मुश्किल फैक्ट है, कौन इतना डिटेल में पढ़ता है। तो अगर आपको नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर बाय द वे ये स्टेटमेंट गलत है, पद्म पुरस्कारों को 2-3 बार निलंबित किया गया है, एक बार नहीं 2-3 बार किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा हो सकता है आपने पढ़ा हो, तीसरा स्टेटमेंट फिर भी थोड़ा बहुत लोगों को पता होता है, भारत रत्न एक साल में सिर्फ 3 मिल सकते हैं, 5 नहीं मिल सकते, सिर्फ 3 मिल सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर यहां पे डी होगा, 1, 2 एंड 3। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि, पहला 2 कथन है, और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल में ही हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है। कथन 2, शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। तो देखो ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट सही है, ये हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन यह चीज इस ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं करा है, यह चीज फाओ ने करा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, भोजन और कृषि संगठन, जो भी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। तो पहला कथन गलत हो गया, तो सिंपल आंसर हो गया, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो पहला कथन जो है गलत है, क्यों? क्योंकि यह फाओ ने डिक्लेयर करा है। अब ये न्यूज में सबने पढ़ा था, ये बड़ा ही सिंपल सा न्यूज था। इस टाइप का जब भी न्यूज आए तो एक लाइन में हमको याद रखना होता है कि हैदराबाद को वृक्ष नगर की मान्यता दी गई है फाओ द्वारा, बस। इस अगर ये लाइन अगर आपको खाली याद होता तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 98, वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार के सर्वप्रथम विजेता थे। अब तक यह पुरस्कार अधिकतम फॉर्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है। अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। तो देखो ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने लायक नहीं है, अगर आपको नहीं पता, ये इतना डिटेल में कौन जानता है। अगर आपने मान लो ये चीज़ अगर आपको पता भी होता, इसके बारे में पता होता कि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड है, बट इतना डिटेल में कौन पढ़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किया, और ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना भी नहीं है। यह भी बहुत जरूरी है समझना एग्जाम में। हर साल 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत अनकन्वेंशनल होंगे, जो लगेगा कि यूपीएससी ने क्या पूछ लिया, बट वो एक साल नहीं होता, वो हर साल होता है। और वो कैंडिडेट जो इन क्वेश्चन को देख के नहीं घबराएंगे, चलो मान लो जिसका सेक्शन ए था उसके लिए तो चलो बढ़िया चीज थी कि ये क्वेश्चन लास्ट में था, बट जिसको सी मिल गया उसको एक क्वेश्चन शुरू में था, जो लास्ट में था वो सी में शुरू में था। अब वो लोग तो डर गए होंगे देख के कि यूपीएससी ने क्या पूछ लिया, पहले ही दिमाग खराब हो गया, पूरा का पूरा पेपर खराब कर लिया उसके चक्कर में। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा ये देखो कि कुछ कुछ क्वेश्चन अनकन्वेंशनल होंगे ही होंगे, उसको देख के ना तो डरना है ना तो घबराना है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लॉजिकल हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, एनालिटिकल हैं, दिमाग लगाएंगे, आराम से सोच समझ के करेंगे, हमारा हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। तो यहां पे सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, रोजर फेडरर को सबसे ज्यादा बार मिला है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, थोड़ा सा अगर गेस करना चाहते तो सेकेंड और थर्ड दोनों साथ में तो सही नहीं हो सकता। रोजर फेडरर को सबसे ज्यादा बार मिला है तो इसका मतलब टेनिस प्लेयर्स या टेनिस प्लेयर के ज्यादा इनका दबदबा है थोड़ा सा, तो सेकंड गलत है। यह पुरस्कार अधिकतर बार टेनिस प्लेयर्स को मिला है। तो आंसर यहां पे 1 और 3 होगा, केवल 1 और 3। बत्तीसवें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया है। इस ओलंपिक में स्पोर्ट, क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। देखो ये स्टेटमेंट सेकंड सही है, इस ओलंपिक में बहुत सारे नए गेम ऐड हुए थे, बट पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। और पहला स्टेटमेंट देखो, अब ये इसके चक्कर में हम सारे ओलंपिक के बारे में जाके उनका याद करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं याद रखेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए था बिकॉज इस साल ओलंपिक हुआ था, न्यूज़ में खूब ज़्यादा कवर्ड था, और इस बार के ओलंपिक का जो मोटो था वो था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, लेकिन उसमें एक वर्ड ऐड कर दिया गया था टुगेदर, हम सब साथ में हैं, और जिसके कारण ये मोटो जो है न्यूज़ में था। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। और सेकंड स्टेटमेंट देखो सही है, ये जितने भी स्पोर्ट्स हैं सारे इस साल पहली बार ऐड हुए थे, तो केवल 2 यहां पे आंसर होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम सारे ओलंपिक के बारे में जाके सब कुछ रटेंगे, ऐसा बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। ये यूपीएससी ने पूछा इसलिए था बिकॉज ओलंपिक इस साल था, अगले साल कुछ और न्यूज़ में होगा बहुत ज़्यादा, हम उसको उस पर फोकस करेंगे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। तो इतना तो देखो पता चल गया है कि या तो दोनों सही हैं ना तो दोनों गलत हैं। ये तो देखो आपको गेस कर लेना चाहिए कि इंग्लैंड, देखो थीमेटिकली दोनों स्टेटमेंट फोकस ये कर रहा है, या आपको ये पता होना चाहिए कि टीम को पॉइंट्स कैसे मिल रहे थे। पॉइंट्स इसलिए मिल रहे थे कि आपने नंबर ऑफ मैचेस कितने जीते हैं, या और भी चीजें थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो टेस्ट मैच में खाली नंबर ऑफ मैच कितना जीता है उस पर तो डिपेंड नहीं करता, ड्रॉ भी तो होता है। एक तो ड्रॉ हो जाना, एक टाई भी हो सकता है और एक हार भी सकते हैं आप। तो हर चीज का एक परसेंटेज ऑफ पॉइंट था कि अगर आपने जीत लिया तो 100% पॉइंट मिलेगा, अगर अब टाई हो गया मैच तो 50-50% दोनों को मिलेगा, अगर ड्रॉ हो गया तो 33% पॉइंट्स मिलेंगे आप दोनों टीम को, 33, और हार गए तो आपको 0% मिलेगा। तो इस बात पे डिपेंडेंट नहीं था कि कितने मैच आप जीते हैं, इस बात पे डिपेंड था कि आपका टोटल पॉइंट कितना है। तो टोटल पॉइंट खाली जीतने पे डिपेंडेंट नहीं था, बाकी चीजें भी थी, उन पे भी निर्भर करता था, टाई पे, ड्रॉ पे। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत है कि उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या पे निर्धारित नहीं था। और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इंग्लैंड आई थिंक शायद ज्यादा, इंग्लैंड शायद ऊपर था न्यूजीलैंड से, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये डेफिनेटली इसलिए नहीं था बिकॉज कौन इसमें ज्यादा जीता है कौन ज्यादा हारा है, ये इसलिए था बिकॉज पॉइंट्स किसके ज्यादा हैं, और पॉइंट्स खाली जीतने के नहीं थे, पॉइंट्स टाई के भी थे, पॉइंट्स ड्रॉ के भी थे। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, आंसर यहां पे डी है, नीदर 1 नॉर 2। एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो मेरा छूट गया है वो मुझे कर लेना चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ये साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चन है, ये मैं कराना भूल गया। हाँ जी, हाँ, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये रह गया है, पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन के संबंधित हाल में ही विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो वैक्सीन का टाइप बहुत ज्यादा न्यूज में था बिकॉज कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अलग अलग टाइप के वैक्सीन बने हैं। जैसे इंडिया में जो कोविशील्ड है वो आपका लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक का, जो कोवैक्सीन है वो आपका इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, मृत अवस्था में पैथोजन को हम उपयोग कर रहे हैं। जो आपका ZYCOV-D है वो DNA वैक्सीन है। ऐसे ही अमेरिका में बहुत सारे वैक्सीन है जो RNA वैक्सीन है। तो हुआ ये कि सब लोग पढ़ रहे थे इन कोविड के रिलेटेड जो भी वैक्सीन है उसके बारे में पढ़ रहे थे, बट यूपीएससी ने एक अलग टाइप का वैक्सीन पूछ लिया, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। तो देखो वैक्सीन बनाने का कुछ कुछ अप्रोच हो सकता है, या तो हम पूरे के पूरे पैथोजन का उपयोग करें, जो भी हमारा रोगाणु है, चाहे वो जीवाणु हो, कीटाणु, विषाणु हो, हम या तो उसको पूरा उपयोग करें या तो मृत अवस्था में, ना तो उसको कमजोर करके। तो एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम RNA या DNA का उपयोग कर लेते हैं, जो कि RNA और DNA का उपयोग हम करके जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायित्व तो है इन्फेक्शन के लिए, वही प्रोटीन बॉडी के अंदर बनेगा और बॉडी उसको न्यूट्रलाइज करेगा एंटीबॉडी बना के, और बॉडी फिर शरीर हमारा याद रखेगा कि कौन सा हमने एंटीबॉडी बनाया था इस खास प्रोटीन के लिए। तो जो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है, इसके लिए RNA और DNA मॉलिक्यूल हमने डिजाइन किया है।
तो वो तो आरएनए डीएनए वैक्सीन हो गया। लेकिन एक जो तीसरा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं सब यूनिट अप्रोच। सब यूनिट अप्रोच में क्या होगा कि हम जो रोगाणु है हमारा, उस रोगाणु को पूरा उपयोग नहीं करते, चाहे वो जीवाणु हो चाहे हमारा विषाणु हो, उसको हम पूरा उपयोग नहीं करते, उसका हम एक पार्ट उपयोग करते हैं, ऐसा पार्ट जो कि इन्फेक्शन में रिस्पॉन्सिबल हो। और उस टाइप के वैक्सीन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉन्जुगेट वैक्सीन हो गया, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन हो गया, और यूपीएससी ने पूछ लिया आपसे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के बारे में। तो इन वैक्सीन में विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल कर सकते हैं हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन में हम क्या करेंगे कि जो पैथोजन है उसका एक पार्ट लेंगे, उस पार्ट को हम जेनेटिकली थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि शरीर में जब वो जाए तो शरीर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, प्रतिरोधक क्षमता विकास करे। तो पहला पार्ट जो है वो सही है, और दूसरा पार्ट भी सही है कि जीन एडिटिंग के लिए हम जीवाणु और विषाणु दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो जीवाणु और विषाणु का प्रयोग रोगवाहक के रूप में किया जाता है। ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। रिकॉम्बिनेंट डिपेंड करता है कि आपके रोगवाहक कौन से हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर यहाँ पे बोथ 1 और 2 होगा। तो इजी क्वेश्चन तो नहीं था, बिकॉज हमने एक तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के बारे में कम ही पढ़ा था। हमारा मेन फोकस तो था न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन पे, आरएनए वैक्सीन पे, डीएनए वैक्सीन पे, लेकिन यूपीएससी ने पूछ लिया रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन पे। तो देखो ये भी एक बताता है आपको कि वैक्सीन का अगर आप प्रकार पढ़ रहे हैं तो सारे प्रकार पे फोकस कीजिए, खाली आरएनए डीएनए वैक्सीन पढ़िएगा तो उससे नहीं होगा, आपको हर प्रकार पे फिर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं वापस से बोलूँगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेवल काफ़ी बढ़िया था इस साल, पिछले साल से तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी काफ़ी डीप में थे। तो यूपीएससी आपसे आशा करती है कि आप उत्सुक रहें, उत्सुकता को बरकरार रखें एज अ कैंडिडेट, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ और आपके मैक्सिमम सही हो पाए। ठीक है, थैंक यू गाइज। कल आपका बाकी जो टॉपिक्स कुछ रह जाते हैं उनका डिस्कशन आपका कल के क्लास में होगा।